नमस्कार साथियों। पिछले भाग में हमने सभ्यता स्टार्ट की थी। आज उसका दूसरा पार्ट आ जाए, उसमें हम आहड़ सभ्यता को समझेंगे। तो देखिए, आहड़ आहड़ कौन से जिले में है तो देखते हैं। आहड़ मतलब 3 शब्द है इसमें, तो इस आहड़ शब्द से ही हम पूरी आहड़ सभ्यता को समझने वाले हैं। तो देखिए, ये अ है, उसकी आकृति आगे से ऐसे लगती है जैसे ऊ हो, तो इस ऊ से हम ले लेंगे उदयपुर। मतलब ये सभ्यता कौन से जिले में स्थित है तो हो जाएगा उदयपुर। आगे देखिए, इसकी खोज किसने की तो खोज इसी अ से वापस हो जाएगा अक्षय कीर्तिवास। अक्षय कीर्ति व्यास कब की थी तो इन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। यह हो जाएगा इस अ का काम। आगे देखिए, इसी अ से वापस लेते हैं अग्रवाल जी, मतलब आरसी अग्रवाल। खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की थी 1953 में। तो इसका उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल और एच से ले लेंगे एचडी सांकलिया। तो इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया ने किया था। इन्होंने 1956 में किया था, इन्होंने 1961 में। इन्होंने सर्वाधिक काल तक उत्खनन किया था। ठीक है साथियों, तो खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने और उत्खनन इसका अग्रवाल जी और सांकलिया जी ने किया था। आगे देखिए, इसी अ से लेते हैं, ये कौन सी नदी किनारे स्थित है, ये हो जाएगा आहेड़। आपने पढ़ा होगा बेड़ज, जो कि उदय सागर झील में गिरने से पहले आहेड़ नदी के नाम से जाना जाता है। तो यह सभ्यता आहेड़ नदी किनारे ही है। हाँ, ये इसी अ से हो जाएगा। आगे देखिए, ये आहेड़ नदी बनास में जाकर गिरती है। ठीक है ना साथियों, ये आहेड़ नदी बेड़ज उदयपुर उदय सागर झील के बाद बेड़ज नाम हो जाता है। बेड़ज झील बनास में जाकर गिरती है, तो ये बनास से हो जाएगा बनास संस्कृति। ठीक है साथियों, बनास संस्कृति इसी सभ्यता को कहते हैं। तो इधर से वापस ती को लेंगे तो ताम्रवती। इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहां तांबे गलाने की पटिया प्राप्त हुई है। इसी कारण इसको ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ध्यान रखें, यह बहुत ही बढ़िया सवाल बन जाता है, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती जननी भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखें, इसको नगरी कहा जाता है। आगे देखिए, इधर से वापस इस ब को लेते हैं तो हो जाएगा बनासियन बुल। इस सभ्यता को बनासियन बुल की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि यह मिट्टी से बना हुआ वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे बनासियन बुल कहते हैं। आगे देखिए, इसी अ से वापस ले लेते हैं इसके अन्य नाम या उपनाम क्या थे। तो पहला नाम हो जाता है आगाटपुर, दूसरा स्थानीय नाम हो जाता है धूलकोट। यह अभी 2023 की रीट की परीक्षा में पूछा था, यही धूलकोट, जिसे आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखिए, यहीं से इसी अ से लेते हैं अनाज रखने के कोटे, जिसे कोरे और कोटे की संज्ञा दी जाती है। ये हो जाता है, इधर उपनाम हो जाएंगे। ये अनाज रखने के जो कोटे होते हैं उसे कोरे और कोटे कहा गया है। आगे देखिए साथियों, इस ड का भी उपयोग कर लेते हैं। हम पशुपालन को ढांडा डोर भी कहते हैं। तो इसी ड से लेते हैं अर्थव्यवस्था का आधार। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था तो हो जाएगा पशुपालन व कृषि दोनों। कुछ अवशेषों में और ध्यान रखें आगे, तो यहां से रंगाई व छपाई करने के लिए यहां पर ठप्पे प्राप्त हुए हैं।
ध्यान रखें, रंगाई और छपाई करने के लिए यहाँ पर ठप्पे होते थे जिससे वो छपाई कर देते हैं। और मृद बाण कौन से थे तो ये भी लिख लेते हैं। काले व लाल। तो महत्वपूर्ण चीजें लिख दी हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है मेरे अनुसार। तो आप ध्यान रखें, आहट सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे है तो आयर नदी हो जाएगी। खोज किसने की तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने किया था। अवशेष के रूप में तो इसे ताम्र बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनासन बोर्ड की संज्ञा भी दी जाती है। ताम्रवती नगरी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुए हैं। अर्थव्यवस्था का आधार क्या था तो पशुपालन और कृषि हो जाएगा। अनाज रखने के वो क्या थे तो गोरे कोटे कहते हैं उससे। और उपनाम में अगाटपुर और धूलकोट हो जाएगा। ठीक है साथियों। और रंगाई छपाई के लिए यहाँ ठप्पे प्रयोग में दिए जाते थे। हाँ जी, हाइड सभ्यता पूरी हो गई है। दूसरी सभ्यता लेते हैं गणेश्वर। ये कौन से जिले में है तो हो जाएगा, जिला हो जाएगा रेवासा सीकर। नदी की बात करते हैं तो नदी हो जाएगी कांतली। कांतली नदी के क्षेत्र को ही तोरावटी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद हो जाता है इसकी खोज किसने की, उत्खनन किसने किया तो देखते हैं। खोज आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में की थी। उत्खनन हो जाएगा उत्खनन खोज तो आर.सी. अग्रवाल जी ने 1972 में की थी और इसका उत्खनन विजय कुमार ने कब किया था 1977 में। मतलब खोज तो 72 में की थी और उसके बाद 5 साल बाद विजय प्राप्त हुई। तो याद रखें विजय कुमार ने 1977 में की थी। तो अवशेष के रूप में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला था। अवशेष में ध्यान रखें बांध प्राप्त हुए हैं जो पत्थर के बने हुए थे। ध्यान रखें मकान और बांध सिर्फ पत्थर के बनाए जाते थे। और क्या अवशेष मिला तो और ध्यान रखें बाणाग्र और मछली पकड़ने के कांटे। बाणाग्र और मछली पकड़ने के कांटे जिसमें तांबे की मात्रा 99% थी। मतलब यहाँ तांबा बहुत ज्यादा था। और अगला पॉइंट हो जाएगा ताम्रवती सभ्यताओं की जननी। आहट में हमने पढ़ा था उसको ताम्रवती सभ्यता कहते हैं और इसको ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहते हैं क्योंकि ये ताम्र युगीन सभ्यता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर तांबा प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखें ये ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये सबसे मोस्ट है जननी और वो नगरी थी। आगे देखिए इसमें कुछ पॉइंट और दे जाते हैं, देखते हैं। बाणाग्र हो गया, मछली पकड़ने कांटे हो गए, ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें ये अवशेष 2-3 ही है जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। तो अगली सभ्यता लेते हैं। ठीक है, बने रहिए। हाँ जी, तो अगली सभ्यता लेते हैं विराट। ये कहाँ है तो ये हो जाएगा जयपुर। खोज किसने की तो खोज 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी। उत्खनन किसने किया तो उत्खनन 2 व्यक्तियों ने किया था। एक थे नील रत्न बनर्जी, दूसरे थे कैलाश
दीक्षित। ठीक है, तो खोज 1937 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था और उत्खनन नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया था। एक याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, विराट में रा दिखा है तो खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। यहाँ भी रा और यहाँ भी रा, तो ये याद रखिएगा। अगला है उत्खनन। उत्खनन को कैसे याद रखोगे? अपने घर कोई अतिथि आते हैं तो उनको सबसे पहले बोलते हैं कि बैठो, तो बैठो से फिर वो क्या बोलते हैं? नहीं बैठू, तो मतलब बैठो से याद रख लोगे नील रत्न, मतलब नहीं बैठू, तो यहाँ हो जाएगा नील रत्न बनर्जी। और अपन अतिथि आते हैं तो क्या बोलते हैं? तो मतलब क से हो जाएगा कैलाश दीक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए अवशेष। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और लिख देना, ये मत्स्य जनपद की राजधानी। आपको पता होगा कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, तो इसी विराट को विराटनगर भी कहते थे। आगे देखिए अवशेष में क्या मिलता है? यहां से 36 यूनानी मुद्रा जो कि सूती वस्त्र में बंधी हुई थी। ठीक है, ये याद भी रख सकोगे अपन कि मतलब मुद्राओं को किस में बांधते थे? सूती वस्त्र में। तो या इसमें हो जाएगा हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र भी प्राप्त हुआ है। और एक सभ्यता और है जो मैं आपको आगे बता दूंगा, तो ध्यान रखिए सूती वस्त्र और यूनानी मुद्रा। अगला है 6-7 मकान, मतलब यहाँ भी संयुक्त परिवार रहता था, इसलिए यहाँ 6-7 मकान थे। और आगे देखिए 8 बौद्ध मठ, यहां से प्राप्त हुए 8 बौद्ध मठ। अगला देखिए 1837 में बीजक की डूंगरी से बाबरू शिलालेख मिला था। ये मिला किसको था? तो देखिए यहां हो जाएगा कैप्टन बर्ड। 1837 में, ये याद रखने योग्य है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। 1837 में बीजेप की डूंगरी से बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ। ये किसको प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा कैप्टन बर्ड। आगे देखिए यहाँ पर कुछ डूंगरियां जो इस सभ्यता से संबंधित हैं, तो हो जाएगा फोगली, बीजक, महादेव की डूंगरियां। ये कहीं नाम दिख जाए तो ये सभी विराट सभ्यता से संबंधित हैं। तो आगे चलिए एक बात और याद रखते हैं, बौद्ध धर्म व मौर्यकालीन। समय की जानकारी मिलती है, मतलब बौद्ध धर्म की और मौर्यकालीन जो अवशेष प्राप्त हुए वो सभी विराट सभ्यता से ही मिलते हैं। तो याद रखें, ये सबसे मोस्ट जो थे, जो मैं आपको बता दिया हूं, इसको याद रखना बहुत जरूरी। तो देखिए आगे अगली सभ्यता लेते हैं बालाथल। ये बालाथल सभ्यता किस जिले में है? तो ये हो जाएगा उदयपुर। याद रखने योग्य कुछ ज्यादा नहीं है, फिर भी 1-2 पॉइंट ले लेते हैं। इसकी खोज की थी वीएन मिश्र। वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। और यहां से 2 अवशेष बहुत ही मोस्ट हैं। 11 मकान, यहां से 11 मकान प्राप्त हुए हैं। और मैंने आपको बहुत विराट सभ्यता में बताया था कि हाथ से बुना हुआ सूती का वस्त्र मिला है। और बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर हाथ से बना सूती का वस्त्र।
प्राप्त हुआ है। ये 2 पॉइंट मोस्ट थे, मैंने आपको बता दिए। वालाथल में एक तो उदयपुर हो जाएगा, कौन से जिले में है, वीएन मिश्र ने इसकी खोज की थी। 11 मकान प्राप्त होते हैं यहाँ से, और हाथ से बना सूती का वस्त्र प्राप्त होता है। तो ये आप याद रखें। कुछ पॉइंट में भूल गया था, उससे आप नोट लगाकर लिख देना। आयड नदी आहट सभ्यता में लिख देना, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आयड सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, तो आगे हम कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जो उससे जिला पूछा जाता है, तो अपन देख लेते हैं, जो कि मैंने पहले यहाँ लिख ली थी। तो पहली है इसवाल, जो कि उदयपुर में है। यहाँ से उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी सभ्यता से उद्योग के साक्ष्य मिले हैं, तो ये हो जाएगा इसवाल, उदयपुर में। आगे देखिए, ये हो जाएगा गिलुंड जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। आगे देखिए बागोर जो कि भीलवाड़ा में है। इससे कुछ संबंधित जानकारी भी है। देखिए, मध्य पाषाण काल में यहाँ पर पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्राचीन थे। और मां सत्या के टीले और आदिम संस्कृति संग्रहालय, ये भी बागोर सभ्यता से संबंधित है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष और यहाँ पर महासत्यों के टीले भी प्राप्त हुए हैं। आदिम संस्कृति संग्रहालय भी बागोर सभ्यता को कहते हैं। आगे देखिए, रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर में है। तिलवाड़ा में मल्लिनाथ जी का सबसे प्राचीन मेला भी पड़ता है, तो याद रखें। जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर में स्थित है। यहाँ पर जोधपुरा देखकर जोधपुर जिला मत करिएगा, यहाँ पर जयपुर होगा। सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू में स्थित है। नौ सभ्यता, ये भरतपुर जिले से संबंधित है। और कुछ वैदिक सभ्यता, जो कि आरबीएससी कक्षा 10 की किताब में लिखी हुई है, तो ये कभी पूछी नहीं गई है, फिर भी अपन याद रख लेते हैं, ताकि कुछ अगर पूछ भी ले तो अपना प्रश्न सही हो जाए। तो वैदिक सभ्यता से संबंधित अनूपगढ़ हो जाएगा, तरखान हो जाएगा, डेरा और चक 64, ये सब भी वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। तो ये आप याद रखिए, इसमें जिला ही महत्वपूर्ण है। और कुछ बातें जो मैंने आपको बता दी, इससे ज्यादा बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो आज हमारे सभ्यता का टॉपिक पूरा हो चुका है। आप सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और इससे बाहर जाना मुश्किल है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे, वो सभी इसमें मैंने पढ़ा दिए हैं। तो याद रखें और बने रहिए ऑथेंटिक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और कल अपन अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।